हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। है ना। आप देख रहे होंगे कि आज थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लाइट लग रहा है ना। तो मैं अब धीरे धीरे जो है इसको अरेंजमेंट में लेकर के आया हूँ कि आपको जो है थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले, है ना। क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है ये सब में कि लाइट कहाँ लगाना है, कैमरा कहाँ लगाना है ना। तो हर तरफ तो ध्यान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा आपको बेस्ट देने का। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सीरीज चल रहा था, सीरीज 4 खत्म हो चुका था, अभी सीरीज 5 चल रहा है। और सीरीज 5 के बाद इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे और अब हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हमने इनफ डिस्कस कर लिया। अब क्या करेंगे, एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे। मतलब इस सीरीज के बाद जो ये 5th सीरीज जो अभी चलेगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया था कि 5th सीरीज चलेगा। तो 5th सीरीज को कवर करने के बाद जैसे जिस दिन नीट का लूँगा उस दिन कोई एक यूनिट उठाऊँगा नीट का, है। और फिर उसको फुल्ली डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड जितना PYQ आया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसी तरह IIT जैम में भी वैसा ही करेंगे। उसको कोई एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे IIT जैम लेवल का, और फिर उससे जितने PYQ पूछा हुआ है, PYQ सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसी तरह से गेट में भी हम लोग वैसे ही करेंगे और CSIR में भी वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो ये 5th सीरीज खत्म हो जाने तक का वेट कीजिए और फिर हम यूनिट वाइज शुरू करेंगे। ठीक है। एक एक टॉपिक और फिर उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि हम लोग नीट का क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस, नीट JEE, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो है सीरीज 5 चल रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। If the uncertainty in velocity and position of a minute particle in space are 2.4 into 10 to the power minus 26, हम एक काम करते हैं, वैल्यूज को लिख लेते हैं, है ना। तो आपका जो है वेलोसिटी एंड पोजीशन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 मीटर पर सेकेंड। ओके। और आपका निकालना क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है इतना, और इसका जो है आपका एक सेकंड वापस क्वेश्चन में जाते हैं। सॉरी, मास नहीं दिया हुआ है, वही पोजीशन दिया हुआ है, मतलब चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो डेल्टा V है, ये V नहीं है। और डेल्टा X कितना दिया हुआ है आपका, डेल्टा X दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। करेक्ट। और कुछ दिया हुआ है, हाँ, प्लैंक कांस्टेंट जो वैल्यू वो दे वो लेना बहुत जरूरी है। 6 to 6 दिया है कि यस, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, है ना, जूल सेकेंड। तो ये वैल्यूज दिया हुआ है। और आपसे जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है मास क्या होगा इसका, है ना। मास क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। करेक्ट। तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें ये जो है आपका क्या कहते हैं, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा ये आपका, इसको ऐसे करिए, अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। HUP कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो कितना इसको लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमें पता है चेंज इन पोजीशन को अगर हम चेंज इन मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी वैल्यू आएगा ये आता है h/4 पाई, है ना। मैं यहाँ अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल को लेके चल सकते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इसको खत्म कर दीजिए, डेल्टा X इंटू डेल P को इसको ओपन कर दीजिए, m डेल V इक्वल टू h/4 पाई, है ना। अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला है ना तो इक्वल टू और ये दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो इस ऑप्शन को करेक्ट कीजिएगा, है ना, इक्वल टू को नहीं। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग डेल्टा X। अब हमको क्या करना है, मास निकालना है। तो मास को इधर रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, h/4 पाई, है ना। और ये डेल X यहाँ आ गया और डेल V यहाँ आ गया। सब वैल्यू दिया हुआ है हमारा, है ना। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू डेल एक्स कितना दिया हुआ है हमारा, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू आपका क्या कहते हैं, क्या दिया था, डेल वी कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, है ना। तो कैलकुलेटर लाने के पहले जितना हो सके उतना ये कर देते हैं। 7 है और ये, तो ये जब कटेगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 27, है ना। फिर ये जब कटेगा यहाँ कितना आना चाहिए, -1। अब एक काम करते हैं, -1 को भी खत्म कर देते हैं हम लोग कहीं से।
इसको ले जाते हैं तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये भी कट गया, है ना। तो अब जो हमारे पास बचा है वो क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा है 6.62, ऊपर में और कुछ नहीं बचा है, नीचे में क्या है 4 इंटू 3.14 इंटू 24, आई गेस इतना बचा हुआ है। हम कैलकुलेटर लेके आते हैं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। कहाँ गया कैलकुलेटर? यस, एक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा लगता है। कितना है, नीचे वाला पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3.14 है ना, इंटू 24, नीचे आ रहा है 30144 है ना। इतना आ रहा है नीचे में 6.62 डिवाइडेड बाई 301.44। इसको डिवाइड करते हैं 6.62 है ना, 6.62 फिर डिवाइडेड बाई 301.44, कितना आ गया 0.0219 क्या आ गया ग्राम, है ना। अब हमारा आंसर किस में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आंसर पार्टिकल इन ग्राम दिया हुआ है ना, द मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम। तो नियरेस्ट इंटीजर तो ग्राम में दिया हुआ है, तो नियरेस्ट इंटीजर मतलब इसको ऐसे कर दीजिए 0.022 ग्राम, ऐसे कर दीजिए, नियरेस्ट इंटीजर हो गया। या फिर अगर इसको कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3, लेकिन आपका जो एनईटी टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पर वो दिया हुआ नहीं है, आप देखेंगे है ना, उसमें दिया हुआ नहीं है कि स्पेस उसके बाद 10⁻⁻3, अगर दिया हुआ है 10⁻⁻3 में तो वो चेंज हो जाएगा ऐसे 1 2 3, 3 घर ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 22 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये भी हो सकता है आंसर, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, करेक्ट। अब जो है आप इसका जो है इसमें हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक आप क्वेश्चन देखिए, हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए इसको, ये भी अनसर्टेनिटी है। ट्राई किया हूँ मैं एक जैसा क्वेश्चन को लेने के लिए, ताकि आपके लिए इजी हो, है ना, ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। द अनसर्टेनिटीज इन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर, दोनों का अनसर्टेनिटीज इन वेलोसिटी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स टू दैट ऑफ ए, है ना, जो बी का मास है वो 5 गुना भारी है ए से, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज, है ना, अनसर्टेनिटीज का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी जो है हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है आपका, इसको लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ए का कितना दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी बी का कितना दिया हुआ है 0.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास ए जो है ये तो हो गया आपका 1 यूनिट। जब मास बी निकालते हैं तो ये क्या दिया हुआ है, मास बी बराबर हो गया 5 इंटू मास ए, है ना, क्या दिया हुआ है 5 इंटू मास ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा एक्स ए बटे डेल एक्स बी, चेंज इन पोजीशन का दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो सिंपल है, हमें पता है अभी क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने उस फॉर्मूला को सॉल्व किया। तो जो ब्रैकेट के उस साइड में है, सपोज अगर हम ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए के लिए क्या होगा एक्स ए, है ना, उसके बाद डेल पी ए इक्वल टू, डेल पी को आप ओपन कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इसको कर दीजिए एम ए, है ना, एम ए, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डेल वी ए इक्वल टू एच बटे 4 पाई, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर हमारे पास है क्या एक्स बी एम बी डेल वी बी इक्वल टू एच बटे 4 पाई, ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ये मान और ये मान सेम है, क्योंकि एच तो चेंज नहीं होगा, प्लैंक कांस्टेंट है ना दोनों जगह में, 4 भी दोनों जगह सेम है, चेंज नहीं होगा, पाई भी दोनों जगह सेम है, चेंज नहीं होगा। तो जब राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग इक्वल करके चल सकते हैं। तो ऐसा कीजिए डेल एक्स ए एम ए डेल वी ए इक्वल टू डेल एक्स बी एम बी
डेल वी भी, है ना, ऐसा कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, ऐसा कर सकते हैं। अब आगे जाइए, हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप डिस्क्रिप्टिव वे में जब जानेंगे तो ही आप अपने हिसाब से उसको शॉर्टकट में बना सकते हैं ना। तो कुछ नहीं, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको परफेक्ट उसमें हो जाएगा। इस तरह का जितने भी प्रॉब्लम पूछते हैं सब आप बना सकते हैं ना। और अब आ जाते हैं इसमें, हम लोग को क्या करना है, इसको अरेंज करना है ना। तो इसको लेके आते हैं एक साइड में एक्स ए, इसको लेके आते हैं डेल एक्स बी। अब सबको उधर लेके चला जाते हैं, उधर क्या है एम बी डेल वी बी डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका एम ए एंड डेल वी ए, है ना, ये आ गया। अब क्या करना है हमको, ये तो इधर फिक्स है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसमें आ जाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो एम बी कितना दिया हुआ है हमारा, एम बी बराबर 5 एम ए, लिखिए 5 एम ए, और डेल वी बी कितना दिया हुआ है हमारा इंटू 0.02 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एम ए क्या है, एम ए तो हमारा एम ए ही है ना, मास ऑफ ए, इंटू डेल वी ए क्या है हमारा 0.05, है ना। अब ये एम ए और एम ए कट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, ये 5 इसके साथ कट जाएगा, तो आया कितना 2। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो रेशियो है ये 2:1 आएगा, है ना। तो 2:1 आएगा। ऑप्शन देखते हैं आपका क्या क्या है ना। ऑप्शन में तो रेशियो पूछा है और रेशियो दिया ही नहीं, 2 दे दिया है ना, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप काम कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फिर हम इसको मिटाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें आपको एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा, कैसे कौन सा थ्योरी क्या कहता था, कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता था, है ना, वो चीज रिवाइज हो जाएगा। क्या लिख रहा है, द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। द अबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कि सबसे पहला वाला क्या था, हंट्स रूल, है ना। तो हंट्स रूल के लिए हम लोग जानते हैं क्या है, क्या होता है ना। हम एक एक करके देखते हैं सारा चीज, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको लेकर के आएंगे कि एक्चुअली उसने मतलब कि वहां पे क्या उसको रिक्वायरमेंट है ना। इसमें क्या कहता है हंट्स रूल के अनुसार कि जो किसी एक पार्टिकुलर सबसेल में, सपोज वो एस सबसेल हो या पी सबसेल हो या डी सबसेल हो, कोई भी पार्टिकुलर एक सबसेल है, सपोज पी ही ले लेते हैं, है ना। तो ये पी सबसेल जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, है ना, पार्टिकुलरली इस सबसेल में, इसको इस एस के साथ मिक्स नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि एस भी ले लिए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ आएगा, ऐसा नहीं। किसी पार्टिकुलर एक सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, सपोज इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आएगा, फिर फोर्थ कहाँ आएगा, तब पेयरिंग शुरू होगा, है ना। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल है ना, कि पहले एक बार सब भर जाएगा लेकिन किसी एक पार्टिकुलर सब सेल में, है ना। ऐसा नहीं कि एस में पहले हम लोग भरे एक इलेक्ट्रॉन, फिर पी में चले गए, फिर डी में चले गए, वैसा नहीं करेंगे। अगर एस को भर रहे हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब तो इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं बचा हुआ है तो इसी में पेयर अप होगा, लेकिन पी में पहला इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, फोर्थ वन यहाँ आएगा। ये हमारा हंट्स रूल कहता है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है देखते हैं, ऑप्शन में आपका बोर्स रूल। बोर्स रूल में हम बस आपको एक ही चीज बता देंगे कि मतलब कि है बहुत सारा पॉइंट, उसमें से एक चीज है, उसने क्या किया था, एक लाइन फिक्स किया था कि ये जो आपका एकदम फिक्स्ड रेडियस है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो यहाँ चला जाइए, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, है ना, उसके अनुसार, है ना, कि एक फिक्स्ड पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस पोजीशन को उन्होंने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट, है ना। इसी से बाद में जाकर के ऑर्बिटल हुआ है, ठीक है। तो ऑर्बिट, ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल का अलग कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिट का अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आपका यहाँ पर ऑर्बिट बनाया, ठीक है, इस ये एक फिक्स्ड पोजीशन उन्होंने बता दिया था, और यही इसका फेल्योर का सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। इसके फेल्योर का सबसे बड़ा कारण था ये फिक्स्ड ऑर्बिट बताने का, है ना। तो ये बोर्स रूल था। और क्या है तीसरा, देखें, तीसरा जो है वो आपका आंसर ही है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो उसको बाद में लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो है आपका अबव प्रिंसिपल ले लेते हैं ना। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है ना, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, जैसे सपोज एस है, पी है, डी है, एफ है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में भरते जाएगा, है ना। जैसे अगर आपके किसी पार्टिकुलर शेल में, है ना, किसी पार्टिकुलर शेल में अगर एस है और पी है, तो पहले एस पूरा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पी के पास, है ना। ये आता है आपका n+l रूल को फॉलो करवाता है ना। n+l रूल में जिसका भी वैल्यू कम आएगा, है ना, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों को जोड़ने के बाद जिसका भी वैल्यू कम आएगा
उसमें हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना, फिर वो जाएगा, जैसे 1s2 में जाएगा, फिर 2s2 में जाएगा, है ना, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, है ना। तो इस तरह करके बढ़ते जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 + 0 = 4। यहाँ पर कितना हो गया, 3 + d कितना होता है आपका, है ना, s 0 1 2, तो s p t, तो यहाँ 3 प्लस और d में 2 है तो 2, कितना हो गया 5। तो n + l के हिसाब से 4 कम होता है, इसलिए 4s में पहले जाएगा, फिर 3d में जाएगा, है ना। तो ये जैसे ही मैं यूनिट वाइज जब शुरू करूंगा तो ये सब हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है, करेक्ट। तो ये सब हो गया। अब आ जाते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, जहां पर ये स्टेटमेंट को कह रहा है ना। तो उस उनके अनुसार क्या है कि किसी भी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका पोजीशन कहाँ पर है, तो आप उसको नहीं देख पाते हैं। सपोज कि ये हमारा पाथ है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का पाथ है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ सर्कुलर में मूव कर रहा है। अभी पार्टिकुलरली टाइम पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस जगह, इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कैसे, उसके लिए आपको लाइट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो माइक्रोस्कोप आपने यूज किया यहाँ पे, है ना, ये माइक्रोस्कोप आपने यूज किया। अब माइक्रोस्कोप से तो अंधेरे में दिखेगा नहीं, तो जैसे ही आपने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट तो लेना ही पड़ेगा ना। जैसे ही ये लाइट पड़ा इस पे, ध्यान दीजिएगा, लाइट क्या है हमारा, एच न्यू क्या है हमारा, hc/λ, है ना। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ा, इसका मतलब एनर्जी पड़ा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, है ना। आप उसको देखने के लिए मिनिमम एनर्जी दिया आपने, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी लेकर के वो एक्साइटेड होगा और वो क्या करेगा, अपना पाथ को चेंज कर लेगा। इसके पास तो शेल है ना, ये एक सेल है सपोज, फिर ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत अब इस पार्टिकुलर एनर्जी में ये रोटेट कर रहा था, है ना, ये पार्टिकुलर एनर्जी में ये मूव कर रहा था। अब क्या हो गया, इसके पास लाइट एनर्जी आ गया और एक्स्ट्रा, है ना। आप माइक्रोस्कोप में देखने के चक्कर में इसको लाइट दे दिए, अभी ये एनर्जी मिल गया तो क्या होगा, ये इस पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, है ना, ये इस पाथ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये दूसरे पाथ में मूव करने लगेगा इसमें। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा आपको इलेक्ट्रॉन इस जगह में मिलेगा, फिर आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर वो मूव करेगा, है ना। तो आप उसको नहीं देख सकते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे, उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ का आपका आंसर होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका आंसर जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तब तक हम बोर्ड मिटा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तब तक आप इसको हम बोर्ड मिटा देते हैं। ठीक है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th बोर ऑर्बिट, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। 4th बोर्स ऑर्बिट के बारे में पूछा है। बोर से इसलिए ऑर्बिट लगा है, ऑर्बिट मतलब उसका एनर्जी का ये है। तो 4th बोर ऑर्बिट, लेकिन किसके लिए पूछा है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम है ना, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पूछा है, लेकिन 4th बोर ऑर्बिट के लिए पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो 2πr = n लैम्डा, है ना। तो ये जो है लैम्डा आपका, यही आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, यही हमको निकालना है, ठीक है। अब ये r को हमको उसका रेडियस निकालना होगा, बोर रेडियस a0, हम लोग स्टार्टिंग जो है वो a0 से करते हैं, बोर रेडियस, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r मतलब 4th के लिए हम लोग से पूछ रहा है, तो 2π क्या फॉर्मूला लगा देंगे, z, है ना, n² कर देंगे, 2π यहाँ पर कर देंगे हम लोग n², और यहाँ पर हो जाएगा z, और ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला है r का फॉर्मूला है, ये यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं a0, मतलब इनिशियल बोर रेडियस है, और उसके बाद फिर इससे करते हैं। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं ना, 4th ऑर्बिट नहीं निकाल करके अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर और नीचे में ये 1 हो जाएगा, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम लोग हाइड्रोजन का ही बना रहे हैं, है ना, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग हाइड्रोजन का ही बना रहे हैं यहाँ पर अभी पार्टिकुलरली, क्योंकि उसने कोई मेंशन नहीं किया है कि किस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो Z बराबर हम हाइड्रोजन, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है वहां पे 1 है, तो उसी को लेके चलेंगे, है ना। ये = n लैम्डा है। तो आप देखिए ये n और ये n² कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2π ये इसके साथ कट गया, तो n
और फिर यहाँ पर हो जाएगा z और ये a0 इक्वल टू लेमडा, है ना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई, और n का मान कितना है, फोर्थ के लिए निकालते हैं तो 4, z कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, z 1 हो जाएगा, और ये a0 ये लेमडा हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 4 कितना हो जाएगा 8 पाई a0, है ना। ये आंसर आपका होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, ये 8 पाई a0 है ना, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तब तक हम बोर्ड मिटा देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास देखिए बोर्ड में है, इसमें स्क्रीन पे है ना, हम इसको मिटा लेते हैं। तो आप लोग जो है बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, आपके पास तो होगा ना कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो उसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं सॉल्व होगा तो आप यहाँ लेके आएंगे। ये थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स, है ना। क्या कह रहा है कि जो 5 4d ऑर्बिटल है ना, उसमें जो है शेप है सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। मतलब कह रहा है कि जो 4d ना, हाँ 4d का जो ऑर्बिटल्स है पांचों, वो सिमिलर है 3d के ऑर्बिटल से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कमेंट में बताइए, यस और नो, है ना। ये ऑप्शन ए है आपका, क्या ये सही है या गलत है कि जो आपका 4d ऑर्बिटल्स का क्या कहते हैं शेप्स है, 4d ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो सिमिलर है 3d ऑर्बिटल के शेप से, है ना, इसके शेप से सिमिलर है। चलिए फटक से आंसर कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो क्या ये सेम है, ऐसा क्वेश्चन आप जो है IIT JEM में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चन में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, वहां पर हो सकता है ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे। तो क्या 4d ऑर्बिटल्स और सिमिलर 3d ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सिमिलर शेप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट क्या चेंज हो रहा है, n चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। शेप कब चेंज होगा, जब 3D का अगर अलग अलग ऑर्बिटल का, मतलब कि जैसे सपोज कि अगर हमने 3p और 3d का शेप लिया है तो अलग होगा। 3D में अलग अलग, जैसे dx dy dz एक जैसा होगा, और dx स्क्वायर और dy स्क्वायर अलग अलग होगा, ठीक है। तो शेप उस तरह से निकालते हैं, करेक्ट। अब जैसे है ऑप्शन बी में चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो आपका सही है ना, हमें इनकरेक्ट निकालना है ना, सही नहीं निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। सही बात है भाई, जब हमको कोई मारने नहीं आएगा तो हम क्यों एग्रेसिव होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 जितना भी है, dxy हो, dyz हो, dxz हो, है ना, dx2y2 हो या dz2 हो, सब क्या है हमारा एक सिमिलर एनर्जी में। ये स्प्लिट कब करता है, जब इसके पास कोई आता है रिएक्ट, मतलब कि इसके ऑर्बिटल में कोई भरने के लिए आता है ना, कि चलो हमको तुम जगह दो, आज हम यहाँ पे रहेंगे, है ना। उस समय में क्या होगा, ये फर्दर स्प्लिट करता है ना, नहीं तो नहीं करता है ना। ये T2G और ये G में स्प्लिट करता है, यहाँ 3 आ जाता है और यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ dx x2y2 और z2 यहाँ आ जाएगा, और dxy dyz dxz यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आता है, करेक्ट। तो जब तक उसने लिख ही दिया है कि आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में तो इक्वल ही रहेगा, है ना, कोई भी स्प्लिट नहीं कर रहा। लेकिन जब वो कोई एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो स्प्लिट करता है ना। तो आ जाते हैं, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी में क्या है, द शेप्स ऑफ dxy dyz एंड dzxz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, है ना। हाँ करेक्ट है, सिमिलर टू ईच अदर है, एंड dx2y2 एंड dz2 आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं, नेक्स्ट लाइन जो है वो गलत है इसमें, सी में, है ना। कैसे हम सारे ऑर्बिटल बना देते हैं, सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट सारे ऑर्बिटल्स को बना देते हैं डी के, है ना। तो एक बार आपके लिए रिव्यू भी हो जाएगा, हमको पता है, आपको पता है ये, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है dxy बनाते हैं, है ना। ये क्या रहता है, एक्सिस एक्सियल नहीं होता है, हम और भी कुछ बताते जाएंगे आपको। ये dxy हो गया, पहले देख लीजिए आप इसको, है ना। ये आपका मान लेते हैं xz है ना, ये dxz हो गया। ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका y, ये z है ना, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, ये हो गया x, ये हो गया y,
ध्यान दीजिएगा ऑर्बिटल में कोई चेंजेस नहीं है। dx2y2 होगा ये dx2y2, और फिर हमारे पास आखिरी बचा ये z ये x है ना dz2। तो देखिए ये सब तो हमको सिमिलर लग रहा है ना, और इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ये dyz है ना, xy xz yz है ना, ये तीनों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है ना, क्योंकि ये एक्सिस में नहीं है, देखिए ना ही एक्स में ना ही वाई में, इन बिटवीन है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कभी आपसे पूछे कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन सा है डी में, है ना, तो ये तीनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है। ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स है ना, ये हमारा एक्सियल ऑर्बिटल्स है ना, तो क्योंकि ये एक्सिस में है, देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तीनों तो हमारा सिमिलर है। स्टेटमेंट जो शुरू होता है सी में, द शेप्स ऑफ dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ है और साथ में दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंड dx2y2 एंड dz2 आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये और ये तो सिमिलर नहीं है एक दूसरे का, है ना, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, रॉन्ग है, करेक्ट। ये समझ में आ गया आपको, ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है ना। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है ये, ऑप्शन डी में ये कह रहा है ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। हाँ, साइज की बात आ जाती है, किसमें किसमें, 5d और 4d, 5d एंड 4d है ना। तो इसमें आप देखिए जब साइज की बात आ जाती है तो ऑब्वियसली साइज जो है डिफरेंट होगा 5d का 4d का, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे कि ऑप्शन ए हमको गलत कर दिए सर, और ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि ऑप्शन ए को आपने कह दिया कि वो सही दिया हुआ है, और ऑप्शन डी को आप कह रहे हैं कि ये भी सही दे रहा है, वहाँ चेंज नहीं हो रहा था और यहाँ चेंज कर दिए। लेकिन देखिए वहाँ पे शेप के बारे में कह दिया था, शेप कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने से आपका शेप चेंज नहीं होगा, है ना। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने से उसका साइज बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे s का साइज बढ़ता था वैसे p का साइज बढ़ेगा, वैसे d का साइज बढ़ेगा, है ना। रहेगा dxy यही, लेकिन इसका साइज बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। इसका भी बढ़ जाएगा, उसी तरह से सबका बढ़ जाएगा, सारे ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो यही चीज होता है, ऐसे करके बढ़ जाएगा, बस साइज बढ़ रहा है लेकिन शेप तो चेंज नहीं हो रहा है, तो साइज इंक्रीज करेगा, है ना। तो ठीक है, तो समझ में आ गया ये, है ना। और उसके बाद और कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। तो ठीक है, क्योंकि मुझे सेटअप करने में ज़्यादा टाइम लग गया, है ना। जो आपके लिए लाइट वगैरह सेटअप किया है मैंने अभी, अब आप लोगों को जो है ज़्यादा मजा आएगा बोर्ड में पढ़ने में, है ना। पूरा क्लियर यहाँ पर आपको पिक्चर दिखेगा, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो और भी कुछ चाहिए होगा अगर आपको क्वेश्चन पार्टिकुलरली, हम चाहेंगे कि आप सॉल्व कीजिए अपने से, है ना। हम तो हैं यहाँ हेल्प करने के लिए आपको, ठीक है। हम आपको हेल्प करेंगे, है ना, जब तक आपका वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम आपको हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं है कि उसी समय हम कर दें, है ना, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, तो इसीलिए, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो आप हमको पूछेंगे, नहीं होगा हमसे, हम टाइम लेंगे आपसे, लेकिन आप एक बार हमको पूछें तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, इतनी गारंटी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा साथ में बढ़ने का, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।